अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। बहुत ही अहम इंटरव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये इंटरव्यू उन तमाम पाकिस्तानी को लिए है जो ग्रीस वीज़े पे आना चाहते हैं, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं या जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हो चुके हैं या कल को जो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी अहम है और उन लोगों के लिए भी जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके नॉलेज में भी ये चीज़ बहुत इजाफा करेगी कि आप एक मज़दूर के साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो किस लेवल का कर रहे हैं। और ये हमारे अदारों के लिए भी, हमारे लोगों के लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं एक दो या चार 10 लोगों की बेस पे बात नहीं कर रहा, लातदाद लोग हैं जो कि इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। और मैंने विज़िट भी किया था ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो एक ह्यूज एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गुफ्तगू की है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो खुद मैंने देखे हैं और प्रैक्टिकली जो लोग इस अमल से गुजरे हैं उनसे गुफ्तगू की है। बहुत सारा डाटा एज ए प्रूफ मेरे पास है लोगों का, जो लोग ग्रीस एम्बेसी से हो के आए हैं, चाहे जिनके वीज़ास लगे हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो आजकल वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ही कम है। अगर ये कहूँ कि 75 लोग इंटर हो रहे हैं और 2 या 1 बंदे को वीज़ा दिया जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा। यकीनन जो लोग इस अमल से गुजरे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। अब जी, मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि वीज़ा जो है वो किस बुनियाद पर रिजेक्ट हो रहा है। वजूहात बहुत सारी हैं, वो सारी की सारी मैं आपके सामने रखूँगा। और ये पेपर जो मेरे हाथ में है वो उन तमाम लोगों के सवालात हैं, उन तमाम लोगों की शिकायत हैं जो इस अमल से गुजरे हैं। तो आगाज़ करते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको खुद बता दूं कि यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने लीगल वे के ज़रिए, जिस तरह तमाम बाकी लोगों ने भी लीगल लवाजमात पूरे किए, तो उन्होंने होटलिंग लाइन के लिए कुछ लोगों को हायर किया, जिनमें पाकिस्तानी फीमेल्स भी थीं और मेल भी थे। वो प्रोसेस तकरीबन 2-2.5 माह चलता है। उसके पीछे आप लोग जानते हैं कि बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है। वीज़ा आपकी यहाँ पे जो पारावूला फ़ीस होती है जो आपने यहाँ पे जमा करवानी होती है, फिर लॉयर की फ़ीस होती है, टाइम होता है। वो तमाम तर चीज़ें करने के बाद अगर वो टाइम आता है जब आपकी यहाँ से आपको फांसी अप्रूवल निकलती है, तो वो वीज़ा आपका सफारत खाना ग्रीस इस्लामाबाद में चला जाता है। तो फिर आप वहाँ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपना मेडिकल करवाते हैं, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम दिनों का इंतज़ार वो मालिक भी कर रहे होते हैं जिन्होंने यहाँ इतनी स्ट्रगल की होती है। वो इंडिविजुअल भी कर रहा होता है, ठीक है, जिसका ये ख्वाब होता है कि जी मैं बायदा लॉ जाऊँगा और मैं जाके वहाँ बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाऊँगा। वो दिन आ जाते हैं तो होता क्या है उस इंडिविजुअल के साथ कि वो सफारत खाना जाता है और उसे कहते हैं जी आप अपना मेडिकल करवा के लाएं और आप अपनी इंश्योरेंस करवा के लाएं। वो अगर दूर से आ रहा है तो आप 10,000 मिनिमम एक बंदे का खर्चा, जो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, और ज़्यादातर पंजाब रीजन के लोग जो है ना वो इस्लामाबाद एम्बेसी जाते हैं। 3 चक्कर उनके मस्ट हैं जी। वो पहले चक्कर में जाते हैं, जाके अपना मेडिकल करवाते हैं, अपनी वो इंश्योरेंस सारी करवा के, और वो अपनी फाइल अंदर जमा करवा देते हैं। सेकंड टर्म में वो जब अपनी मेडिकल की रिपोर्ट लेके एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो वो अपनी वीज़ा फ़ी पे करते हैं, जो कि 180 यूरो और 75 यूरो, 75 एक डिफरेंट कैटेगरी है और 180 यूरो डिफरेंट कैटेगरी है। वो अपनी वीज़ा फ़ी पे करते हैं, वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हैं और इसके बावजूद उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि लोगों से पूछा क्या जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक मजदूर है जो खेतों में आके काम करना चाहता है, उससे क्या ये सवालात बनते हैं? क्या ये बाय द लॉ है? अगर एक इंडिविजुअल बाय द लॉ है, उसकी फाइल, बहुत सारी शिकें हैं जो मैंने पढ़ी हैं कि बंदा गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, बंदा जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, बंदा जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, बंदे के जो मालिक हैं पीछे से वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो टैक्स पेयर होने चाहिए, वो तमाम उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हों जो रिक्वायरमेंट्स एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, इसके बावजूद आप नंबर 5 लगा रहे हैं, तो नंबर 5 की डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी हम मुतमिन नहीं हैं। अब ये लोग कैसे मुतमिन होंगे, मैं आपको सवालात बताता हूँ जो इन्होंने अभी रिसेंटली उन लड़कियों से पूछे हैं और लड़कों से भी पूछ रहे हैं जो अभी पढ़े लिखे लोग। अब मैं बात आप कर रहा हूँ जो लोग जिन्होंने एमए किया हुआ है, जिन्होंने बीए किया हुआ, और जो इंग्लिश में बात कर सकते थे, इंग्लिश में भी उनका इंटरव्यू लिया जा सकता था, उन लोगों से इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। वो अपनी जिस तरह तैयारी करके गए हैं, यकीनन
सफारत खाने के पास उस चीज़ का रिकॉर्ड होगा जब वो इंटरव्यू करते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने तमाम लोगों के ऊपर नंबर 5 लगा के वीज़ा रिजेक्ट कर दिए हैं। ये सोचे समझे बगैर कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, यहाँ पे उनके अपने लोगों की लेबर शॉर्टेज है, इसके बावजूद वो इंतज़ार कर रहे थे कि 2 माह 2.5 माह का प्रोसेस गुजरने के बाद फाइनली वो दिन आ गया और आप उसे नंबर 5 लगा के रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये भी आप नहीं सोच रहे कि वो जो इंडिविजुअल आ रहा है वो किस मजबूरी के तहत यहाँ पे आके मजदूरी करेगा, खेतों में या होटल में जाके बर्तन धोएगा, तो वो मजबूर है और उसके अपने कितने अखराजात हुए होंगे। मिनिमम 1000 यूरो जो खर्चा आ जाता है, यहाँ पे पारावूला है, वकील 50 या 100 यूरो तो नहीं लेगा ना। आप लोग जो यहाँ रहते हैं मिनिमम वो एक केस का 300 से 400 यूरो लेते हैं, साथ वो पारावूला फीस होती है, फिर आप एम्बेसी में फ़ीस लेते हैं, फिर वो मेडिकल करवाता है, वो इस्लामाबाद जाता है, दूर दराज से 3-4 चक्कर उसके लगते हैं। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ जो खर्चा आ रहा है वो 1000 यूरो आ रहा है, और इसके बावजूद विदाउट एनी रीज़न, हाँ रीज़न को हो तो आप रिजेक्ट करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर रीज़न नहीं है और आप वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह हमें आप बता दें। अब मैं लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी हैं कि ये सवाल क्या पूछ रहे हैं एक मज़दूर से, और स्पेशली फ़ीमेल से भी। आप शादीशुदा हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स इनके सामने पड़े होते हैं कि बंदा शादीशुदा या नहीं शादीशुदा। अच्छा जी, आप शादी कहाँ करना पसंद करेंगे? ठीक है, फिर अगर आपको वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ जाती है और लड़की से ये पूछते हैं अगर आपको वहाँ पे कोई लड़का पसंद आ जाता तो आप क्या करेंगी? क्या आप उससे शादी कर लेंगी? अच्छा जी, अगर वो कहती है जी मैं शादीशुदा हूँ, तो क्या कल आप अपने हस्बैंड को वहाँ ले जाएंगी या नहीं लेके जाएंगी? क्या आपका कोई रिश्तेदार यूरोप के किसी और मुल्क में है? अगर है तो वो कैसे गया था, लीगल गया था या इलीगल गया था? क्या आप हिजाब करेंगी, नहीं करेंगी? क्या आप नमाज पढ़ेंगी, और अगर पढ़ेंगी तो कहाँ पढ़ेंगी, वगैरह वगैरह की फजूलियात। क्या ये आपके कानून में है? क्या ये एम्बेसी को पूछना चाहिए? एक वो बंदा जो विजिटर नहीं है, जो बंदा यहाँ मजदूरी के लिए आ रहा है और जिसके सवालात ये हैं कि आप मालिक के बारे में पूछ लें। मैं तो ये समझता हूँ कानून के मुताबिक कि ये चीज़ें इंटरव्यू बनता ही नहीं है। अगर आपने सपोज करें इंटरव्यू लेना है तो इंडिविजुअल से ये पूछें वो कहाँ जा रहा है, उसकी सैलरी क्या होगी, उसके मालिक का नाम क्या है, कैसे तुमने वीज़ा हासिल किया, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं बाय द लॉ। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर आप इंडिविजुअल से पूछ रहे हैं, इसके बावजूद वो तमाम आपके सवालात की जवाबात देता है और आप 5 नंबर लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि 5 नंबर की आप डेफिनेशन बता दें कि आप कैसे मुतमिन होंगे। अगर तो मसावी सलूक के साथ आप चल रहे हैं तो फिर तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप गैर मसावी सलूक कर रहे हैं कि वो भी रीज़न हमें बता दें कि आप 5 नंबर का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी एम्बेसी से दरख्वास्त करूँगा, अपने अदारों से दरख्वास्त करूँगा, देखें आप लोगों का फ़र्ज़ है इन लोगों को बावर करवाना। आप इनसे बात कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लेकिन बात सिर्फ आप नहीं करनी है। आप इनको ये बताएं कि भाई ये जो नंबर 5 है, जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह हो सकती है, वो हमें ज़रा बता दें। क्योंकि जब लवाजमात सारे पूरे हैं, आपके ही कानून के मुताबिक एक बंदा आपके दरवाजे पे आ रहा है और आपने वो एक अपॉर्चुनिटी, एक डोर ओपन किया है, तो वाई जब वो बंदा दरवाजे के करीब आता है तो आप उसको बंद कर देते हैं। वो रीज़न बता दें ताकि हम आपको सेटिस्फाई कर सकें। और ये बात सिर्फ हमारा सफारतखाना कर सकता है, हमारे जो वजारत खारजा है वो इनसे कर सकती है कि कम अज़ कम मैं यहाँ पे अपनी एक मुतालबा करूँगा जो कि बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आप पहले ये होता था कि मेडिकल से पहले वीज़ा फ़ीस ले ली जाती थी, अब उन्होंने ये किया कि मेडिकल के बाद वीज़ा फ़ी ली जाती है। लेकिन जिस ये रेशो से आप वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं, 1% रेशो है वीज़ा की आजकल, 99% लोगों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप फिर इस तरह करें, मैं अपने अदारों से ये कहता हूँ, अपनी एम्बेसी से कहता हूँ कि आप उनको ये समझाएं या उन्हें कायल करें कि अगर आपने यही करना है तो कम अज़ कम जो आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे पारावूला फीस ले रही है, छोड़े वकील के, छोड़ें जो एक बंदा पंजाब से या दूर दराज से इस्लामाबाद आ रहा है उसके कितने पैसे लग रहे हैं, छोड़ दें उनको। लेकिन जो पैसे आप यूरोज में यहाँ ले रहे हैं और पाकिस्तान में एम्बेसी आपकी ले रही है, अगर आप हमें रीज़न नहीं बताएंगे कि वीज़ा रिजेक्ट आप क्यों कर रहे हैं, तो फिर काइंडली उस इंडिविजुअल को उसके पैसे वापस कर दें। अगर आपने वीज़ा नहीं देना विदाउट एनी रीज़न, हाँ अगर कोई रीज़न है, वो बंदा इलीगल है, उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो मेडिकली फिट नहीं है, उसके मालिक यहाँ पे जो फेक हैं, आप 100 बिस्मिल्लाह उसको रिजेक्ट करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर रीज़न आपके पास नहीं है तो फिर ये जो पैसे आप यहाँ पे ले रहे हैं या वहाँ पे ले रहे हैं,
تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے ایک اپرچونٹی دی ہے تمام ممالک کے لیے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہیں، انڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور میں آئی وٹنس ہوں کہ ان کا کام کتنی جلدی ہو رہا ہے. وائی ناٹ پاکستان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان ہی کیوں ڈیلے کیا جا رہا، اور ڈیلے کرنے کے باوجود آپ اسے نمبر 5 لگا رہے ہیں. تو یہ وجوہات جاننا ایک عام آدمی کے لیے بڑا ضروری ہے. اور جو درس دیتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا، میں نے پہلے گریک میڈیا کے اوپر بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ دروازے وداؤٹ اینی ریزن بند کریں گے، جب آپ کا ایک لا ہے آپ ہی اس لا کی وائلیشن کریں گے، تو لوگ پھر غیر قانونی یہاں آئیں گے یا کہیں بھی جائیں گے، تو پھر لوگ سمندروں کی نظر ہوں گے. تو یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے، ہمارے اداروں کی، ہمارے لوگ ہیں، ہم نے ان کو قائل کرنا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ لوگ اگر لیگل چینل سے آنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی ضرورت ہے لوگوں کی، یہاں پہ لیبر شارٹیج ہے، تو آپ ویزا ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی 5 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ رہائش مالک نہیں دیں گے. تو یہ جو ہوٹل مالکان ہے، میں نے خود فائل دیکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس آپو فاسی کے کہ ہم لوگوں کو رہائش دیں گے، ان کی اکوموڈیشن، ان کی میڈیکلی ہر رسپانسبلٹی ان کی اپنی ہے. اور ایون یہ کہ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو 7-8 لڑکیاں ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور ان میں کچھ لڑکے بھی تھے جو ہوٹلنگ لائن میں، ان کی جو ہوٹل مینجمنٹ ہے یہاں، انہوں نے خود لوگوں کے انٹرویوز پہلے کیے ہیں فائلز لینے سے. یعنی انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے، ملحوظ خاطر رکھا ہے، کسی چیز کی وائلیشن نہیں کی. اور وہ اتنے پر امید تھے کہ یار ہماری ایمبیسی ویزا ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتی، اور اس کے باوجود آپ نے سرپرائز دیا ہے. تو لوگ واقعی سرپرائز ہوئے ہیں کہ آپ یہ 5 نمبر ریزن اپنی منشا کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا اپنے قانون کے مطابق چلنا ہے. تو یہ جواب ظاہری بات ہے ہمارا سفارت خانہ لے سکتا ہے، ہماری گورنمنٹ لے سکتی ہے. بدقسمتی سے یہاں ایز اے اسٹیٹ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم جواب بھی نہیں لے سکتے. یہ بھی آپ ہمیں بتا دیں. امید کرتا ہوں کہ ہمارا سفارت خانہ، ہمارے لوگ اس کو سیریس لیں گے اور ہمیں بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ جو وجوہات ہیں یہ کیوں ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی جو ٹھوس وجوہات ہیں وہ ہمیں ود پروف بتائیں، تاکہ ہم اس حساب سے اپنی تیاری کر سکیں، تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو. اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.